चलिए मैं कंडक्टर्स के बारे में एक एक करके सारे पॉइंट लिखाऊंगा। मुझे आप लोग बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? व्हाट इज अ कंडक्टर? हाउ वी डिफाइन अ कंडक्टर? व्हाट इज जिससे कंडक्टर? इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। बस, और कोई तरीका? Electron move freely. शाबाश। सो कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। क्या वो कंडक्टर को छोड़ के बाहर फ्रीली मूव कर सकते हैं हवा में, या कंडक्टर के अंदर सिर्फ? सिर्फ अंदर। सिर्फ कंडक्टर के अंदर, मतलब अंदर भी मतलब मटेरियल के अंदर। जैसे अगर मानो मैंने एक होलो कंडक्टर बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि सेंटर पे चला जाएगा, वो सिर्फ पेरिफेरी में घूमता रहेगा। जहां जहां कंडक्टर का मटेरियल है वहां वहां वो फ्रीली मूव कर सकता है। तो लकड़ी में ऐसा क्या दिक्कत है? लकड़ी कंडक्टर क्यों नहीं है? लकड़ी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या दिक्कत है? क्या लकड़ी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम है, या है हैं उतने ही जितने कंडक्टर में होते हैं लेकिन फ्री नहीं है? फ्री नहीं है सर। तो पहली चीज तो दिमाग में रख लो कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा नहीं होते। लकड़ी में भी उतने इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर में भी उतने इलेक्ट्रॉन है लगभग, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में ज्यादा। एंड ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स they can move when we apply a force or potential. दूसरी चीज, चलो ये पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इन कंडक्टर्स there are free electrons which move in random direction within the material of कंडक्टर। अच्छा ये बताओ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रेस्ट पे हैं या इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स आर एट रेस्ट व्हेन देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग, इज इट ट्रू और फॉल्स? इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है? नहीं सर। ना। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के अंदर अवेलेबल है, दे आर लाइक गैसियस मॉलिक्यूल्स। क्या हमारे कमरे के अंदर अगर मैं बोलूं तो ऑन एन एवरेज कोई भी मॉलिक्यूल रुका हुआ है या कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है? मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, इसीलिए। लेकिन अगर मैं पूछूं किस डायरेक्शन में मूव करे, जरा बताना, लेफ्ट में कि राइट में, ऊपर या नीचे, तो क्या बोलोगे? रैंडम। रैंडम मतलब जीरो, यानी सब रैंडम मूव कर रहे हैं, तो नेट एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती। और वो आरएमएस स्पीड कहते थे हम, जो एवरेज स्पीड होती। तो ध्यान रहे, वी कैन विजुअलाइज इट as electron gas similar to any other gas in atmosphere. सर मतलब बिना करंट के भी वैसे अंदर घूमते रहते हैं? हाँ, बिना करंट के भी घूमते रहते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं हवा की तरह इलेक्ट्रॉन गैस। आई होप इट मेक सेंस टू यू नाउ। लेकिन फिर भी करंट क्यों नहीं फ्लो होता, उसका क्वेश्चन का आंसर भी अभी शिवांश ने दे दिया था, क्योंकि अपना नेट जीरो है। अच्छा, इज इट क्लियर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके सीबीएसई में क्वेश्चन कि when there is no current flowing in the conductor, then electrons are at rest, are fixed, are moving, but in opposite directions, none of these. तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मतलब उसमें ऑप्शन नहीं थे, वो तो मैं बना के दे रहा हूँ। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था ट्रू एंड फॉल्स में कि क्या होता है, क्या जो 1 मार्कर के क्वेश्चन। तो आपके आंसर हो गए नो, द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव ड्यू टू थर्मल
एनर्जी। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर, कभी कभी ज्यादा आ रही है सर, वो मूव होता रहता है ना माइक्रोफोन। हेलो, अब ठीक है? यस सर। अब देखो, जब अब तुमको विजुलाइज हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं और ये बहुत तेजी से मूव करते हैं, ध्यान रहे इनकी स्पीड किलोमीटर्स पर सेकंड में होती है, वो भी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकंड। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में एक सेकंड नहीं लगता, खट से पहुंच जाते हैं। देखो अब सेकंड चीज, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, जैसे अगर मैं यहां पे ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया फॉर एग्जांपल इस तरह से, सर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लाइट से तेज होते हैं? ना, लाइट से तेज कोई नहीं होता। लाइट से तेज कैसे हो सकता है कोई? ये एक मैंने कंडक्टर बनाया, दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं जो इस कंडक्टर के अंदर होंगे, तुम्हें लगता नहीं इन पे फोर्स लग रहा होगा? यस सर। फिर से सुनो, अगर मैं किसी कंडक्टर को, सॉलिड कंडक्टर है, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट कर रखा है किसी इनफाइनाइट शीट से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं किसी कंडक्टर को अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स भी लग रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव भी है, तो वो मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट? अपोजिट। अपोजिट, की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अट्रैक्ट कर लेगा ना, मैंने सिखाया था आपको, पॉजिटिव को Yes. रिपेल, नेगेटिव को अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लग रहा होगा तो पीछे खिंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा या सारे इलेक्ट्रॉन पीछे खिंच जाएंगे? सारे। सारे इलेक्ट्रॉन पीछे खिंच जाएंगे। तो आपको एक आइडिया समझ में आ रहा है कि यहाँ पे, अच्छा पीछे खिंच के क्या वो कंडक्टर से बाहर आ जाएंगे, कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएंगे, बिल्कुल कोने पे बिल्कुल चिपक जाएंगे आगे? तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस कोने में इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, ठीक। अच्छा हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन टोटल, तो कंडक्टर न्यूट्रल था भी, कंडक्टर न्यूट्रल था कि नहीं? सर न्यूट्रल मतलब समझते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव को रिपेल करती है। नेगेटिव को अट्रैक्ट, पॉजिटिव को रिपेल। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ है ना। हाँ तो इलेक्ट्रॉन पीछे आ गया ना, अट्रैक्ट हो गया ना। रिपेल तो आगे करती ना, जो तूने लात मारी वो पीछे आ गया, इलेक्ट्रॉन आगे लात मार रहा है वो पीछे आ रहा है ना, ऐसे सोचो ना यार। अट्रैक्ट रिपेल में जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कभी भी। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव चार्ज का फोर्स माना करो बस, नहीं तो अट्रैक्शन रिपल्शन में ही आधा कंफ्यूजन रहता है। जबकि मैं हर क्लास में मैं समझाता हूं पॉजिटिव को रिपेल, नेगेटिव को अट्रैक्ट। अब रिपेल में किधर रिपेल, ये इसमें ही तुम्हें दिक्कत है। तो भैया तुम इस तरह सोचो ना कि एक इधर से एरो जा रहा है और सामने एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको कैसे रिपेल करेगा? अगर इसको आगे पुश कर दिया तो ये रिपेल कहलाया ना, पुल किया तो अट्रैक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और सामने इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ इसको रिपेल कैसे करेगी, अपनी तरफ खींच के या अपने से दूर भेज के? दूर भेज के। तो वही तो सिंपल है यार, इलेक्ट्रॉन तो को। मेरे को एक चीज पूछनी है सर। हाँ सर जब हम वो डायग्राम बनाते हैं, दो जो चार्जेस हैं वो अपने आप को ट्रैक कर रहे हैं, दोनों की फोर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, अट्रैक्शन की भी रिपल्शन की, तो डायग्राम तो सेम बनेगा ना? ना, हम डायग्राम दोनों चार्ज का नहीं बनाते, हम एक चार्ज पे फोर्स लिखते हैं। ओके। जैसे धरती माँ ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया और मैंने भी धरती माँ पे फोर्स लगाया, तो मैं दोनों पर का फोर्स क्यों बनाऊंगा खुद पे? मेरा फोर्स तो धरती माँ पे लगा है ना यार, और धरती माँ का फोर्स मेरे पे लगा mg, और मैं दोनों ही अपने में लगा लूं भाई, मेरा फोर्स भी मेरे पे और धरती माँ का फोर्स भी मेरे पे, वो तो बेवकूफी है। हाँ मेरे पे सन का भी फोर्स लग सकता है, तो मेरे पे जब मेरी बात होगी तो सन का फोर्स और अर्थ का फोर्स। तो जब मैं एक पर्टिकुलर चार्ज की बात कर रहा हूं तो उस चार्ज पे मान लो Q2 पे Q3 का फोर्स, Q1 का फोर्स, Q5 का फोर्स, Q4 का फोर्स। लेकिन सर एक डायग्राम में दो चार्जेस के बीच में हम एक ही चार्ज पे हमेशा बनाते हैं, जो जो फोर्स लग रही है दोनों चार्ज पे जो जो फोर्स लग रही है वो नहीं बनाते। हाँ, एक जिसपे तुम फोर्स लिख रहे हो वो तो एक ही बॉडी पे, एक बार में ऑब्जर्व तो एक ही बॉडी पे करोगे ना, जब Yes, तक sir. सिस्टम की बात ना करें, ठीक है।
चलिए अब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बताओ सामने कैसा चार्ज होगा? यहाँ पे तुम्हें लगता नहीं पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा? भाई टोटल न्यूट्रल था ना बच्चे, नहीं समझ में आया? गया सर। ये बताओ पहले पहले ये जो कंडक्टर था ये कैसा था? क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर, या हर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका एटम भी था पॉजिटिव? सर एटम भी था। एटम। अब क्या हुआ, ये सारे नेगेटिव इधर आके इकट्ठे हो गए, यस सर, तो उधर क्या बचे? पॉजिटिव। है ना? अगर मैं वहां से सारे नेगेटिव हटा दूं और यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स्ट्रा बना दूं, तो अब क्या हम लोग पॉजिटिव आयंस को दिखाते नहीं है क्योंकि मजा नहीं आता उसमें, तो इस तरह से बनाते हैं, माइनस 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 इधर आ गया और प्लस प्लस, ये दिखाने का तरीका कि भैया उधर डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। ये मैंने पहली क्लास में भी बताया था, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर एक्सेस हो गई। आई होप फिर से रिकॉल हो गया होगा। अब ये बताओ अगर चार्जेस ऐसे हो जाएंगे तो तुम्हें लगता नहीं इनका खुद का भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो जरा, तुम्हें लगता नहीं इनका खुद का एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये किसके कारण क्रिएट हुआ है? इंटरनल चार्जेस के कारण, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। अब ध्यान से देखो, ये बताओ क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, या एक पॉइंट पे जाके एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा कुछ देर के बाद, क्योंकि अब बाद में रिपल्शन चालू हो जाएगी। हो जाएगा कुछ देर के बाद। वो देर कितने टाइम होता है? माइक्रो 10⁻⁻⁶ सेकंड। यानी तुरंत जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है सडनली सब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारी डेंसिटी, इधर के इलेक्ट्रॉन उधर उधर तब तक मूव करते रहते हैं जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर दे उस बॉडी के अंदर। बाहर तो कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ कहां कैंसिल कर सकते हैं? बॉडी के अंदर। तो सर आपने बताया सर कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हाँ, फिर वापस आ जाएंगे ना अपनी पोजीशंस पे ना नॉर्मल ना वाली। ना ना ना, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक तो वहीं अटके रहेंगे ना यार। नहीं सर, तब तक तो वहीं अटके रहेंगे। हाँ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई, उसके बाद फिर ऐसे ही अरेंज हो जाएंगे ना। नहीं खत्म नहीं हुई ना, इलेक्ट्रिक बस फील्ड अपोज हुई है। अपोज हुई है। यस सर। तुम इस तरह सोचो, लड़के ही लड़के हैं, ठीक है ना, एक क्लास में 50 लड़के 50 लड़कियां, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ऐसी मैडम आई, उन्होंने एक तरफ एक ही कमरे में भर दिया 50 लड़कों को, तो रिपल्शन नहीं आएगी वहां पे? कि और भरते Yes, रहोगे, और वो तब तक रिपल्शन। भरे रहेंगे 50 लड़के जब तक मैडम खड़ी है सामने। हाँ थोड़ी है कि अब मैडम जब चली जाएंगी तब वापस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक प्रेजेंट है तब तक वो वहीं फंसे रहेंगे, हिल नहीं सकते वो। हाँ, लेकिन वो और एक और बंदे को आने से रोकेंगे। भाई 50 तो वैसे एक कमरे में घुसे हुए लड़के घुसे पड़े हैं, और 51वां कैसे आएगा? आ रही बात Okay. समझ में? आ गई सर। अब ज्यादा अच्छे समझ में आई होगी। तो वही यहाँ पे हुआ है। क्या होता है कि रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है, एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन भर गए बिल्कुल, तो वो जो चीज जो उनको खींच रही थी उसका इफेक्ट नल होने लगता है और खत्म हो जाता है विद इन माइक्रोसेकंड। मैं इतनी कहानी इसलिए समझा रहा हूं, कायदे से तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0, तो पोटेंशियल हो जाता है सेम, और कंडक्टर बन जाता है इक्विपोटेंशियल। ये 3 पॉइंट समझाने के लिए मुझे इतनी बड़ी नोटंकी करके कहानी समझानी पड़ी। सर बट मेरा ये क्वेश्चन था सर, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी हाँ, उसके बाद ये अपनी वही पोजीशन पे आ जाएंगे ना। तुम मेरी बात समझो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 हुआ है, मतलब ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल 0 हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ई एक्सटर्नल 0 हो गया, तुम बार बार इसको पकड़ के बैठ गए। नहीं सर, ये इंटरनल की बात कर रहा था। ई इंटरनल कैसे 0 हो सकता है? वो जब तक एक्सटर्नल है तब तक तो वो रिडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे ना। यस सर। वो रिडिस्ट्रीब्यूट होना रुके हैं, अब और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता एक्स्ट्रा। तुमने पेट भर के खा लिया, अब नहीं खा सकता एक और रसगुल्ला, क्योंकि बस हो गया यार। अब अंदर से कैसे मैं समझाऊं? लिखो, लिखते हैं अभी कई चीज। चलो मैं बोलूंगा आज, तुम लिखो। लिखिए।
when a conductor is placed in an electric field, the free electrons in it gets redistributed within the conductor, gets redistributed within the conductor till the net electric field becomes zero. इन द कंडक्टर के बाद क्या बोला आपने? till टिल TILL, net electric field becomes zero everywhere within the Yes. conductor. Till net electric field becomes zero everywhere within the conductor. सर तो मतलब कितना ही करंट लगा ले उसके अंदर कभी कुछ होगा ही नहीं। हाँ, कितना ही करंट लगा लो, कुछ भी कर लो, वो रिडिस्ट्रीब्यूट होकर अंदर जीरो हो जाएंगे। अब इसके आगे लिखिए, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का नाम है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज electrostatic induction of electrostatic induction of conductor. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ऑफ कंडक्टर। हाँ, तो ये तो कोई आपके एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यू विल से redistribution of charges within the conductor to make net electric field zero is called as electrostatic induction. आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे, दैट्स अ डिफरेंट। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। This is a process where charges gets redistributed. Why they gets redistributed? Because they are free. क्या ये बताओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लकड़ी के अंदर हो सकता है क्या? द क्वेश्चन इज, क्या ये प्रोसेस लकड़ी वुड के अंदर हो सकता है क्या? नो सर। शिवांश, नहीं हो सकता सर, क्यों? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी उसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने जनरेट कर रखी ना बाहर से, फिर क्या दिक्कत है? इंटरनल, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे लेफ्ट से राइट, बैठे रहेंगे जहां बैठे थे अपने अपने आयन के पास। तो फिर वो जल क्यों जाता है? अरे जलना अलग चीज है, वो केमिकल रिएक्शन है, जलने में कहाँ पहुंच गए। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो लकड़ी के अंदर ये नहीं होता क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तब आप फंस जाओगे अगर आपको पूरी कहानी नहीं पता है तो। लिखिए अगला पॉइंट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। The net electric field inside the conductor is always zero, irrespective of the net electric field applied. Irrespective of net electric field applied. तो आपने सेकंड पॉइंट लिख लिया। थर्ड पॉइंट आपने लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वाई, एग्जाम में आपसे मैं अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछूं कि भैया कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, तो एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में क्या आंसर देंगे आप? ड्यू टू इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन, खत्म।
पूरी कहानी नहीं बतानी है, जस्ट ऊपर वाला स्टेटमेंट से बोल दोगे भाई बिकॉज in conductors there it has a property of electrostatic induction, that's why electric field is zero. खत्म. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पूछे तब बोलो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की कॉस्ट पूछे तो बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. खत्म. अब फ्री इलेक्ट्रॉन में तो पूछ नहीं सकता क्योंकि वो तो कंडक्टर का मतलब ही फ्री इलेक्ट्रॉन है. समझ में आ रहा है लॉजिकल सीक्वेंसिंग. चौथा, ये बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के अंदर होंगी या कंडक्टर के अंदर नहीं होंगी? नहीं होंगी सर. क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. तो वो अगला पॉइंट लिखिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सर ये वही है जो हमने डायग्राम बनाए थे जिसमें परपेंडिकुलर आ जाता है. हाँ, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका रीजन कि Yes, क्यों लाइनें नहीं होती हैं. उसका आज रीजन पता चल गया. सर तो अंदर मूव करते रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स? ना स्टैटिक है. अब ऑन एन एवरेज जीरो है स्पीड. अच्छा ओके, वहीं पे ही रह रहे हैं जहाँ आए थे. हाँ, मतलब अगर 10 गए तो 10 आ भी जाएंगे. ये सर तो हम अगर डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इंक्रीज कर दें हाँ तो और क्या ज्यादा आ होगा सर? जाएंगे, और ज्यादा आ जाएंगे. अच्छा, और ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो वो सरफेस से निकल जाएंगे. फिर वो एक इलेक्ट्रिक एमिशन वो एक अलग चीज है. फिर बिजली कड़क जाती है. स्पार्किंग जो है वो अलग चीज है. स्पार्किंग में यही होता है, आपने इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कि वो जो कोने के लिए इतना रिपल्शन हो गया कि आप उधर तक जा नहीं सकते. ये मेटल को छोड़ करके ही बाहर ही आ जाते हैं और वो स्पार्किंग की तरह दिखते हैं. तो वो उधर नहीं जाना. अभी अपने को अंडर द लिमिट काम करना है कि भैया कुछ टूटा फाटी नहीं हो रही. स्पार्क से आग निकलती है, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं. वो जो हाँ स्पार्क इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं कि वो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक कर देते हैं और उससे फिर एनर्जी निकलती है. तो वो स्पार्क जैसा दिखता है. उससे फायर प्रोड्यूस होती है. फायर मतलब केमिकल रिएक्शन है. वो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दिया तो कुछ एनर्जी, फायर, हीट सब निकलती है. बाकी करके देखना कभी. कुछ नहीं तो वो होता ना, क्या नाम है जो, अरे जिससे गैस जलाते हैं क्या बोलते हैं उसको? लाइटर. लाइटर. उसमें भी यही होता है. देखना कभी उसे ध्यान से. फिर देखो आवाज कम आ रही है. हाँ लिखो अब अगला. वो परपेंडिकुलर क्यों जाती है लेकिन? वही मैं लिखवा रहा हूं. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस although can be present on the surface of the conductor, the electric field lines although can be present on the surface of the conductor because the charges are on the surface, but it must be perpendicular to it. But it must be perpendicular to it as the tangential component of external electric field, as the tangential component of the external electric field is also cancelled by internal electric field. Is also cancelled by internal electric field. मतलब क्या हुआ इसका? देखो, तो मैंने आपको ये बताया था कि सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, है ना? सरफेस पे बाहर थोड़ी ना आते. हाँ बाहर नहीं होते, बट सरफेस पे तो होते हैं ना. अब सरफेस मतलब
मतलब बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, आगे की तरफ आ नहीं, जाते हैं। जस्ट सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी आगे की तरफ होती है, न्यूक्लियस तो अंदर होता है, वो जो आगे का जो क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन पे टर्मिनेट कर सकता है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से टर्मिनेट कर जाएंगी, ये यूनिफॉर्म थी लेकिन ये यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएंगी इस तरह से। लेकिन दे हैव टू टर्मिनेट इन 90 डिग्री एंगल, और फिर यहां से ओरिजिनेट कर जाएंगे और इस तरह से निकल जाएंगे। पहले समझ जाओ होती हो कैसे रही है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों हो रही है। पहले कैसे, फिर क्यों। पहले हाउ, देन व्हाई। अंदर नो लाइंस, बिकॉज ई नेट इज 0। तो क्या एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि अगर मान लो कोई सरफेस पे लाइन, मान लो अगर ये कंडक्टर है, फिर से मैं इसको साइड में लिख के बनाता हूं। अगर मान लो कोई लाइन अगर इस तरह से टर्मिनेट हो गई इस पे सरफेस पे यू, इस तरह से टेंजेंशियल, तो इस तरह से टर्मिनेट होने का मतलब है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक तो इसके परपेंडिकुलर और एक इसके पैरेलल। दिस इज ई पैरेलल एंड दिस इज ई परपेंडिकुलर। अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन्स जो ये हैं कैसे आया? कंपोनेंट्स कैसे कर दिए किया? मैंने। अरे कंपोनेंट कर दिए वेक्टर के, एक कंपोनेंट एक पैरेलल कर दिया परपेंडिकुलर। अच्छा सरफेस के, ठीक है ठीक हाँ, ये ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पैरेलल कंपोनेंट को तो कैंसिल कर पाता है, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना पड़ेगा, जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन पैरेलल कंपोनेंट करने के लिए इसको सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर जाना पड़ेगा, कंडक्टर के अंदर ही, जो इसके लिए पॉसिबल है। इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। अगर बाहर निकल सकते होते ना तो ये उसको भी कैंसिल कर देते। आई होप अब समझ में आ रहा है। आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल नहीं होता, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू मच, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। समझ में आई बच्चा कहानी? है। यस सर। परपेंडिकुलर जाता ही क्यों है सर? परपेंडिकुलर जाता कौन? सर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही क्यों जा रही है? नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की उसका इफेक्ट है भाई। कोई भी फील्ड अगर है तो एक इफेक्ट थोड़ा सा उसका टेंजेंशियल इफेक्ट होगा, थोड़ा परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना। जैसे Yes, हर sir. एक के अंदर एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है कि Yes, नहीं? sir. तो Yes, वैसे ही sir. मैं किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता हूँ। तो साइन मैंने थीटा cos थीटा वाला ना? साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही मैंने कहा कि उसका कुछ साइन थीटा कंपोनेंट होगा, कुछ कॉस होगा, लेकिन एक कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, लेकिन परपेंडिकुलर में उनको बाहर जाना पड़ेगा, तो वो कैंसिल नहीं हो पाता। सर तो वो हम बनाते ही नहीं। वो बनाते ही नहीं, ये दिखेगा ही नहीं यार, कैंसिल हो गया ना वो। हम तो परपेंडिकुलर वाला, नेट बना रहे हैं ना हम लोग, परपेंडिकुलर वाला। सिर्फ परपेंडिकुलर ही नेट है, क्योंकि पैरेलल तो खत्म हो गया, जीरो हो गया फॉर सरफेस डायग्राम पॉइंट्स। अंदर तो सारे जीरो हो गए थे, परपेंडिकुलर और पैरेलल। अच्छा अगर तुम अंदर के पॉइंट्स की बात करो तो अंदर तो चाहे परपेंडिकुलर चाहे पैरेलल दोनों ही कैंसिल हो रहे थे ना, लेकिन सरफेस पे सिर्फ पैरेलल कैंसिल हो पाया। और बाहर कुछ भी नहीं, बाहर तो वो अपना फ्री है, कंडक्टर से फर्क नहीं पड़ रहा बाहर तो। आई होप समझ में आ रहा है। सॉलिड कंडक्टर है ना अंदर से भी, मतलब। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए सॉलिड मानो, होलो की बात बाद में करेंगे, ठीक है सर। सॉलिड मानो। इज इट क्लियर शिवांश? यस सर, क्लियर है सर। डायग्राम दिखा दो हाँ, ये डायग्राम ये है ना सामने बना हुआ। सर, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दो, ऊपर वाला। पांचों पॉइंट लिखिए। all the देखिए 5 पॉइंट, all the charge
यस सर। given to the conductor or confined by it, फिर एक और बार रिपीट कर दो, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। all the charge given to the conductor or confined by it, all the charge given to the conductor or confined by it comes to its surface. देखो, पहले तो मैं बताता हूं मैं बोल क्या रहा हूं. What do I mean to say? जैसे कि ये कंडक्टर है, ये न्यूट्रल है, ठीक है. तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो मैं कहूंगा 0 है, न्यूट्रल है. अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये होलो कंडक्टर है, और हमने इसको कुछ चार्ज दे दिया, फ्रिक्शन करके हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और होलो है और इसके अंदर भी कुछ चार्ज रखा हुआ है -2q, और लेट से एक सर प्लस. अंदर कैसे गया? होलो कंडक्टर है ना, अंदर चला गया, डाल दिया समाओ. अब ये मत पूछो कैसे गया, वो चला मतलब इस गया. कंडक्टर पे भी चार्ज है और इसके अंदर भी है? हाँ, इस कंडक्टर पे तो ये अब न्यूट्रल नहीं रहा. अब मैं न्यूट्रल वाला वर्ड हटा देता हूं यहां से. एक होलो कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, यानी इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, और इसको ये -2q और 3q को मैं कहता हूं कन्फाइंड चार्जेस. कन्फाइंड चार्जेस, आई होप ये समझ में आ रहा है तुम्हें. what do we mean by confined? तो ये बताओ, what is the net charge on the surface? All the charge or the net charge will appear at the surface. क्यू. देखो, इसका मतलब नेट, अगर कोई मुझसे पूछे कि बाहर कितना चार्ज आ गया होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सरफेस पे कितना चार्ज आ गया होगा, तो कितना आ गया होगा, q -2q plus 3q, यानी yes, this is what I want to test. This charge will come on the outermost surface due to redistribution. अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, सर ये चार्ज तो कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. भाई पहले तो सरफेस पे कितना ऑपोजिट भी अंदर आ रहा होगा. हाँ, बहुत बढ़िया. तो पहले तो सरफेस पे क्यू चार्ज था, अब आप बोल रहे हैं कि सरफेस पे 2q चार्ज आ गया है, तो यहां से तो ये चीज तो फॉल गलत हो जाएगी. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में इसका एक इनर सरफेस भी होता है, होलो कंडक्टर, इसको हम कहते हैं इनर सरफेस. तो बाय कंजर्वेशन प्रिंसिपल आई कैन से कि अगर ऊपर टोटल चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए कंडक्टर का, तो टोटल ऊपर 2q है, तो अंदर कितना आ जाएगा, -q, यानी ये अंदर वाले सरफेस पे, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना. -2q नहीं होगा? क्यों, टोटल चार्ज कितना था, q था ना. सर तो इनर सरफेस. हाँ बोलो. कहां से आया, तो नीचे वाला सरफेस. इनर मतलब जैसे अगर बात करूं, जैसे अगर मैं एक सर थिकनेस 0 हुई उसकी तो, है, थिकनेस ही नहीं हुई उसकी तो. कितने से, सर अगर रिंग हुई सर, तो कोई इनर सरफेस तो होगा ही नहीं. नहीं रिंग नहीं, हम कंडक्टर, एक सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं. सर हॉलो बोला ना आपने. अगर हाँ, मतलब अगर वो कन्फाइन बोल रहा है तो रिंग कन्फाइन थोड़ी करती. कन्फाइंड वर्ड के अंदर ये अज्यूम्ड है कि इट शुड बी ए क्लोज्ड सरफेस. when we are saying it that we are confined, so you cannot confine with a ring, you have to confine with a sphere or a cube or a cylinder kind of thing. सर अगर उस पे बाहर नेट चार्ज 2q है तो अंदर -2q होगा ना? नहीं, तो बाहर 0 हो जाएगा चार्ज. न्यूट्रल थोड़ी था कंडक्टर को तो क्यू चार्ज दे रखा था ना तुमने.
भाई कंडक्टर पर नेट चार्ज कितना है, क्यू है, और आउटर सरफेस पे 2q है, तो अंदर माइनस क्यू होगा ना, तभी तो नेट क्यू बनेगा भाई। 2q माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू। तो ये हाँ बोलो। पहले हमने कंडक्टर लिया जिसपे क्यू चार्ज था, हाँ, फिर उसके अंदर और चार्ज आ गए, उसके अंदर हमने वो चार्ज डाल दिए, वो प्रकट कर दिया हमने समाव, वो प्रेजेंट है, तो फिर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ, तो उसके अंदर -2q और 3q थे, तो अंदर का नेट चार्ज +q हुआ ना, हाँ तभी उसके सामने माइनस क्यू आ गया है, और उसकी वजह से उसके बाहर q आ गया। तो टोटल 2q आ गया बाहर। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट होंगे, वो चार्ज खत्म नहीं हुए, वो चार्ज अभी भी यहाँ पे -2q और ये 3q पड़े होंगे। और कोई डाउट? तो क्यू चार्ज था वो कहाँ पे था, हॉलो कंडक्टर पे, बाहर के अंदर? नहीं, वो तो हमने रगड़ के दे दिया था, हमें नहीं पता वो कहाँ था, हो सकता है अंदर या बाहर, लेकिन आफ्टर रीचिंग स्टडी स्टेट बाहर 2q होना चाहिए और अंदर q होना चाहिए। और क्या फर्क पड़ता है कहाँ था, बाहर या अंदर? कंडक्टर को अच्छा, दिया था वो, कंडक्टर को 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए मैंने कि भाई तेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है, ले 2 और ले, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्लस q हो गया, ऐसा सोच के। तो मतलब जितनी शुरू में थी नेट उतनी रहेगी अभी भी। हाँ, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई हम्म इनर और आउटर सरफेस पे, वॉल्यूम के अंदर भी नहीं, इनर और आउटर सरफेस पे। इज इट क्लियर शिवांश? यस सर, क्लियर है। अब देखो इसमें 5वां पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन आता है प्रूव दिस, प्रूव दैट all the charge given given to, हमें को एक चीज पूछनी है हाँ सर। जब हमने 2q का था उस पे बन गया था 2q का, सर वो प्रोड्यूस कहाँ से हुआ सर -q वाला चार्ज? रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्रोड्यूस नहीं हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। इट्स कैसे हुआ सर? दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है ना, जा सकते हैं अच्छा एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह डिफिशियंसी क्रिएट हो गई, एक जगह एक्सेस क्रिएट हो गई, खत्म। सर ये पहले भी था जब उसके पास सिर्फ q चार्ज था, तब भी अंदर कोई चार्ज था। अब ऑलरेडी कुछ एक्सेस थी। एक बार हॉलो वाला फिर से समझा दो। ठीक है सर। देखो हॉलो वाले में ये कह रहा हूं कि कुछ नहीं है यार, बस टोटल चार्ज कम्स टू द आउटर। तो तुम मेन पॉइंट को पकड़ो, मेन पॉइंट क्या है जिसका मैं प्रूव करवा रहा हूं? टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर मस्ट कम टू द सरफेस, इट कैन नॉट रिमेन इनसाइड द वॉल्यूम, द टोटल मस्ट कम टू द सरफेस। ठीक है, होलो वाज एन एग्जांपल। अभी एक बार एक सॉलिड के लिए और करते हैं, इसको मैं प्रूव करके बताता हूं और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो वही मैं करा रहा हूं कि क्यों होता है, तुम्हारे उस क्यों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। प्रूव दैट ऑल द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर शुड कम टू द सरफेस। तो देखो मैंने कंडक्टर लिया, थोड़ी देर के लिए सॉलिड कंडक्टर ले लो, और हमने इसको चार्ज दिया क्यू चार्ज। तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर चार्ज ये क्यों अंदर है, यहां पे है, सरफेस पे है, या आधा आधा अंदर है, या आधा इधर आधा इधर है। मतलब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ सकता है ना कि वो क्यू चार्ज जो तुम लिया कंडक्टर को, जो तुमने दिया वो कहाँ है, वो सरफेस पे रहेगा या अंदर रहेगा? तो मैं कह रहा हूं हमेशा सरफेस पे रहेगा। थोड़ी देर के लिए इसको सॉलिड मानना, हॉलो से कंफ्यूज नहीं होना। मानो पूरा सॉलिड है, लोहे का टुकड़ा, अगर मैं इसको रगड़ करके फ्रिक्शन से चार्ज दे देता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है वो चार्ज उसके अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, या कहीं पे भी रह सकता है? कहीं पर भी, बाहर तो नहीं, मतलब अंदर या फिर कहीं पर, बाहर मतलब सरफेस पे, वहां भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। लॉजिकली तो यही लगता है कि भाई कहीं भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? लेकिन कहीं भी नहीं हो सकता, सरफेस पे ही हो सकता है। सारा चार्ज जो तुमने कंडक्टर को दिया वो सरफेस पे आ जाएगा। इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक मैथमेटिकल और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये है भाई इलेक्ट्रॉन्स आपने दिए, वो रिपेल करेंगे, अगर वो रिपेल करेंगे तो सबसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे दूर कहां पे रह सकते हैं वो? सरफेस पे। ये एक फर्जी तरीका है समझाने, इससे फील आ जाती है हाँ इलेक्ट्रॉन अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिए, रिपेल होते होते कहां जाके रुक जाएंगे? सरफेस।
50 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए, सब तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? सरफेस। जो पहले के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिपेलो के आउटर सरफेस पे चले नहीं, जाएंगे। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स भी थे और पहले तो न्यूट्रल था ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी तो है, तो फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जब Yes, तुमने 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए जबरदस्ती, तो वो आपस वो में रिपेल पांच, कर रहे हैं। अच्छा आपस में रिपेल हुए हैं। हाँ, बाकी इलेक्ट्रॉन से क्या रिपल्शन उनका, अच्छा तो ओके बाकी तो ओके प्रोटॉन्स भी तो हैं। तो सरफेस ओके। पे मतलब अगर सरफेस पे 5 हो गए तो साइड साइड में तो और बढ़ जाएगी उनकी। हाँ, लेकिन दूर तो रहेंगे एक दूसरे से, अंदर रहेंगे तो और ज्यादा पास पास रहेंगे। तो एक अगर बीच में हो और चारों साइड पे तो वो बेटर नहीं है? नहीं, बीच वाले को तो जबरदस्त रिपल्शन लगेगा फिर। ठीक है, तो ये फर्जी एक्सप्लेनेशन है, ये तो मैंने एक सोचने का तरीका, असली एक्सप्लेनेशन अब है। अगर हम निकाल ले हमेशा बाहर ही आएगा, वो तो मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, गॉस ने प्रूव किया था इसको। अब गॉस का थ्योरम देखो, ये बताओ, मान लेते हैं कि अंदर सारे चार्जेस हैं। अगर मैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो बताओ गॉस थ्योरम क्या बोलता है? इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं? गॉस थ्योरम अगर तुमको याद आ रहा होगा तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। यस सर। शिवांश, यस सर। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कंडक्टर के अंदर? अगर मेरा गॉसियन सरफेस पूरी तरह से कंडक्टर के अंदर है, मतलब गॉसियन सरफेस का एक एक पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, तुम्हें क्या लगता है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था कि नहीं? हमने पहले सेकंड स्टेटमेंट लिखा था कंडक्टर के अंदर, जीरो था। तो ये लेफ्ट नहीं आ हैंड रही। साइड जीरो होगी कि नहीं? यस सर। तो आपकी ना? आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। सर ये जो गॉसियन सरफेस है हाँ हेलो हाँ उसके लिए जीरो है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, हेलो क्योंकि यस सर। वो कंडक्टर के अंदर है। बहुत हैंग हो रहा है। हेलो, हेलो हाँ कुशल, हेलो सर हाँ बहुत हैंग हो रहा है, एक बार दोबारा समझा दो पीछे। देखो देखो सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं गॉसियन सरफेस अज्यूम करूं इस कंडक्टर के अंदर, तो अगर वो पूरी तरह से कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस गॉस थ्योरम इज परमानेंटली जीरो। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, बताना जरा? जीरो। जीरो। अब ये बताओ, अगर जरूरी है कि मैं ये गॉसियन सरफेस लूं? मैं तो अपनी मर्जी से ले सकता हूं, मैं तो ये भी ले सकता हूं, मैं तो यहां पे भी ले सकता हूं, मैं तो कोई से भी पार्ट में ले सकता हूं, यानी सब जगह चार्ज जीरो होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल चाहूं तो इस पूरी बाउंड्री के साथ लगते हुए ऐसे भी ले सकता हूं, इसके अंदर भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब सारा चार्ज कहाँ है? मतलब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं, नेट चार्ज जीरो होता है। चार्ज तो हो सकते हैं कंडक्टर के अंदर, बट नेट चार्ज जीरो होना चाहिए विद इन द कंडक्टर फॉर एनी गॉसियन सरफेस। ये प्रूफ है। तो सारा चार्ज गया कहां? दस, सरफेस पे। ऑल द चार्ज must reside on the surface. Is it clear? यस सर। For example, इस पे एक एग्जांपल भी करते हैं हम लोग। थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। ये सर नहीं दिख रहा मेरे को। अब दिख रहा है? नहीं सर मेरे को नहीं दिख रहा सर, मेरा अटक गया वीडियो। आप दिख रहे हो सर मेरे को सही से, अब दिख रहा है। कर लो जल्दी। सर हॉलो वाले के 2 सरफेस होंगे? हाँ, होल वाले दोगे, लेकिन आउटर पर आएगा सारा सरफेस, वो इनर सरफेस पे नहीं कह रहा हूं मैं। ऑल द चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ऑल द नेट चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस।
आगे बढ़े। देखो ये कंडक्टर है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है। ये सॉलिड है ना? हाँ नहीं सॉलिड नहीं, अंदर से होलो है ना, न्यूट्रल कंडक्टर है। फाइंड चार्जेस ऑन, फाइंड चार्ज ऑन इनर। सर कंसेंट्रिक कंडक्टर्स। हाँ कंडक्टर्स नहीं, ये पूरा का पूरा सॉलिड है। अच्छा मतलब रिंग टाइप है। रिंग नहीं यार, रिंग कंडक्ट मतलब इट्स हॉलो स्फेरिकल। हम हमेशा क्लोज सरफेस की बात करेंगे, ठीक है। हमें बताना है कि इसके अंदर प्लस क्यू, अंदर और आउटर मोस्ट सरफेसेस पे चार्ज होंगे। माइनस और प्लस क्यू। बहुत बढ़िया। Q outermost is equal to Q total given to the conductor। इस कंडक्टर में टोटल कितना चार्ज दिया? 0 एंड कन्फाइंड, that is 0 plus Q, so outermost surface पे Q। by conservation Q innermost पे क्या होना चाहिए? माइनस। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं फिर से। अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊं, ये तो यहां पे मैं कह सकता हूं इंटीग्रल E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो 0 होना चाहिए पक्का। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे x चार्ज मानूं, अगर मैं अंदर वाले पे x चार्ज मानूं तो मैं लिख सकता हूं टोटल चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा? x प्लस क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली यहां से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस। इसका मतलब बाय कंजर्वेशन प्रिंसिपल सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। अब ये बताओ अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं हो सकते या कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज नहीं हो सकते? यहां पे तो कंडक्टर के अंदर आ गया ना चार्ज, क्यू तो है ना प्रेजेंट, लेकिन अगर क्यू है तो माइनस क्यू भी होगा। और बाहर प्लस क्यू भी तो है। हाँ बट मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो ऊपर जाके छत पे तो मेरे 5 क्यू भी लगा हुआ है, मेरे पंखे के ऊपर 3 क्यू घूम भी रहा है, तो बाहर से क्यू कहाँ जा रहे हो? बाहर अंदर बात कर रहे हैं ना। हमने किसके लिए, बाहर के लिए लिखा था या अंदर के लिए लिखा था? अंदर नेट चार्ज 0 होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं है कि चार्ज नहीं होता, चार्ज हो सकता है लेकिन अलग अलग टुकड़ों में, लेकिन उनका जब मैं जोड़ दूंगा तो उनका टोटल सम 0 आना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। और यही मेरे को समझ में नहीं आता। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, सारा चार्ज कहां पे आता? सरफेस पे, ठीक है। यस सर। इट डज नॉट मीन दैट चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज हो सकता है पर दोनों को नल हो जानी चाहिए। यस यस यस, नेट चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज नहीं होना चाहिए। समझ में तो ये आया? जो सेंटर पे था माइनस क्यू था। नहीं, प्लस क्यू सेंटर पे था, माइनस क्यू तो सरफेस पे आया है। ये सर अंदर आपने ड्रॉ, सर आपने वहां पर प्लस क्यू लिखा हुआ है कहाँ पे? बाहर। वो आउटर मोस्ट पे। सर कंडक्टर अभी भी न्यूट्रल ही है। कंडक्टर अभी भी न्यूट्रल ही है बच्चा। सर न्यूट्रल तो है सर, फिर आउटर मोस्ट पे आपने प्लस क्यू क्यों लिखा है? आपने तो बोला सरफेस पे आ जाएगा ना सारा तो चार्ज। आ तो गया सरफेस पे सारा चार्ज। तो सर वो माइनस क्यू कहाँ का चार्ज है? वो अंदर ही है उसके। सरफेस पे आया तभी तो अंदर माइनस क्यू बना, पहले तो न्यूट्रल था ना कंडक्टर। सर मेरी 5:30 ठीक। क्लास है। बस मेरा टाइम भी हो गया, मेरी भी क्लास 5:30 बज गए क्या? हाँ 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 यस सर। ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगली क्लास में, कल ही है मेरी क्लास, ठीक है। कल मैं यहीं से ही उठाऊंगा और कंडक्टर से कैपेसिटर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक सर है एक सेकंड ऊपर वाला दिखा देना, एक सेकंड। ये मैं पूरी शेयर करूंगा अभी पीडीएफ, ठीक है कुशल।
फिगर दिखा दो सर एक बार बस। सर जाऊं मैं? हाँ हाँ जा सकते हो, बंद करता हूँ। वेदांत तुम रुक जाना बेटा थोड़ी देर। सर थोड़ा और ऊपर कर दो सर। ये मैं शेयर कर रहा सर हूँ पीडीएफ। गॉसियन वाले सर जो आपने सरफेस बनाया था ना वो एक बार दिखा दो सर, फिर मेरा हो जाएगा। ये वाला अटक गया है सर मेरा। हाँ थोड़ा और ऊपर, थोड़ा नीचे सर, थोड़ा नीचे। और नीचे ये। हाँ बस बस। हेलो वेदांत, आ रही है आवाज बेटा? हाँ सर। हाँ तो ये टॉपिक इससे कुछ रिलेटेड आपने पढ़ा था, पोटेंशियल फील्ड वगैरह अभी तक कहीं कुछ स्कूल वगैरह में? हाँ सर, मैंने ये टॉपिक कर रखा है सर, मैं इतना अच्छा नहीं आता। अच्छा, कंडक्टर के बारे में आइडिया था, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फिर तो सर मैंने समझ में मैंने सर ये जो तीनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर है सर थोड़े कर रखे हैं, पर सर इतने अच्छे से नहीं आते। कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास में समझ में आई चीजें? हाँ सर। चलो ठीक है। और वो जो मैंने आपको लेक्चर वीडियो भेजा था, मैं उसके अगले वाला भी भेज दूं? हाँ सर वो तो भेजिए। पहला वाला तो इजी था, उसमें तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज और वो सब थे। अगला वाला हाँ थोड़ा सर। क्रिटिकल है, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ के ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स है उसमें, और उसका पीडीएफ है प्रॉपर पूरा एक एक चीज का, वो एक बार देख लेना, ठीक है? और जो ठीक है। तुम्हारा बचा हुआ होगा ना, मैं अलग से करा दूंगा फिर। ओके। एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट तुमने कवर आज ही क्लास से समझ में आना चालू हो गया, मतलब इसके आगे वाले में अब दिक्कत नहीं जाएगी तुम्हें। आज का क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से उठाया है। हाँ सर, आज का क्लियर हो गया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर में थोड़ा सा पोटेंशियल पोटेंशियल की चीजें यूज होंगी, है ना? तो हाँ सर। वैसे मैं तुम्हें बाद में क्लियर करा दूंगा, बट एक बार फिर भी तुम रीड करके आना वो पोटेंशियल वाला, हल्का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बस इतना, ठीक है? ठीक है सर। और सर बस अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास कल होगी 6:30 बजे, अच्छा सर, ठीक है है। ना? ठीक है। सर हाँ शिवांश। फिर आपने मस्ट रिसाइड ऑन सरफेस के बाद क्या लिखा है? मस्ट रिसाइड ऑन द सरफेस, बस हो गया। ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस कहना चाहिए, बट ठीक है, एक ही बात। चले फिर क्लोज करता हूँ बच्चों, फिर मेरी भी ओके क्लास सर, है ना? ओके सर, चलो ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।